गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आप लोगों के फसल उत्पादन सब्जेक्ट का मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 में आपने खाद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। खाद के बारे में हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है, उससे क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये सारी चीजें। अब बात आती है उर्वरक। तो चैप्टर नंबर 4 आपका है उर्वरक। क्या होते हैं, इनका क्या उपयोग होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, ये सारे आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। ठीक, हमने खाद के बारे में पढ़ा था। अलग अलग प्रकार की खाद अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। उन खाद की पुरानी विधि, नई विधि, उन्हें कैसे उपयोग किया जाए, उनके कुछ लाभ थे तो कुछ हानियां। इसी तरीके से जब हम उर्वरक की बात करें तो उर्वरक क्या है, कारखानों में तैयार किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ। कैसे पदार्थ है ये? अकार्बनिक पदार्थ, ठीक है। याद रखिएगा, यही मेन डिफरेंस है कि जो खाद होती है वो क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, और उर्वरक जो है वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा डिफरेंस, इसीलिए यहाँ चेंज करके अब लिखा है मैंने कि जो उर्वरक होते हैं वो क्या होते हैं, कारखानों में तैयार अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। मतलब इनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। तो फिर ये क्या है बेसिकली, ये कारखानों में जो रसायन है उनसे मिलाकर बनाए गए तत्व हैं, यौगिक हैं, जो खाद से ज्यादा पोषक तत्वों को इकट्ठा रखते हैं। मतलब खाद में जितने पोषक तत्व होते हैं जो हमारे पौधे को मिलते हैं, उससे कहीं ज्यादा पोषक तत्व आपको किससे मिलेंगे, उर्वरक से। अब ये कैसे संभव है? जैसे हमें किसी पौधे के लिए अगर नाइट्रोजन की 16% मात्रा चाहिए, कितनी? 16%। टोटल जो आप खाद उसमें डालोगे उसमें से 16% नाइट्रोजन होना चाहिए। अब अगर आप इसे खाद बनाना चाहेंगे तो खाद में हमें पता नहीं होता कि उसमें क्या क्या चीजें ऐड हुई है, हमने जो मिलाया मिक्स, उसमें से कितने पोषक तत्व कितनी मात्रा में है, पूरी तरीके से हम पूरी गणना करने के बाद भी सही तरीके से उसकी गणना नहीं हो पाती। जबकि जब हम उसे लैब में बनाएंगे या कारखाने में बनाएंगे तो उसकी निश्चित मात्रा हमें पता होती है कि उसकी कितनी मात्रा हम यहाँ मिला रहे हैं। तो उनकी मात्राओं को हम यहाँ सही मात्रा में मिलाते हैं, इसलिए हम भरपूर मात्रा में पोषक तत्व एक उर्वरक से दिए जा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा है कि उर्वरक जो है जिसमें खाद से ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं, ठीक। अब इसके आगे बात करें इसके वर्गीकरण। वर्गीकरण कितने? 3 वर्गीकरण में पहला है प्रथम वर्गीकरण, दूसरा द्वितीय वर्गीकरण, तीसरा तृतीय वर्गीकरण। मतलब अगर हमें उर्वरकों को समझना है तो उसे 3 अलग अलग आधार पर बांटा गया है, ठीक है। पहला आधार तो उसमें कौन से तत्व मौजूद है उसके आधार पर, ठीक है। पहला आधार किस हिसाब से बताया है कि उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद हैं। दूसरा आधार है कि उन तत्वों के कारण मिट्टी या मृदा की प्रकृति कैसी होती है, ठीक। और तीसरा है कि उसे किस प्रकार बनाया गया है, उसमें किस चीजों को मिलाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वर्गीकरण में, प्रथम वर्गीकरण। प्रथम वर्गीकरण में लिखा हुआ है पहला नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें नाइट्रोजन पोषक तत्व की मात्रा उपलब्ध होती है, जिससे पौधे को नाइट्रोजन जो पोषक तत्व है उसकी जो पूर्ति है वो आसानी से हो जाती है, इसलिए उसे नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहेंगे, ठीक है। ऐसा उर्वरक जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा उपस्थित होती है, नाइट्रोजन पोषक तत्व के रूप में पौधों को मिलता हो, ऐसे उर्वरक को नाइट्रोजन युक्त उर्वरक कहेंगे, ठीक। अब इसके भी 4 प्रकार आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे पहला है नाइट्रेट उर्वरक। क्या होगा? नाइट्रोजन किस नाम से उसमें किस यौगिक के रूप में उपस्थित है? नाइट्रेट के रूप में, जैसे सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक।
दूसरा है अमोनिकल उर्वरक, मतलब आपके उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होगा? अमोनिया के रूप में। तो अमोनिया किस फॉर्म में हो सकती है? अमोनियम सल्फेट के रूप में या अमोनियम क्लोराइड के रूप में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, अगला है एमाइड उर्वरक। एमाइड उर्वरक में भी नाइट्रोजन एमाइड के फॉर्म में होता है। एमाइड मतलब या हम यहाँ बोल सकते हैं यूरिया, जो यूरिया होता है उसमें एमाइड के रूप में नाइट्रोजन पाया जाता है। और कैल्शियम साइनामाइड इसका दूसरा एग्जाम्पल है। अगला है अमोनिकल एवं नाइट्रेट उर्वरक, मतलब जिसमें अमोनिया के फॉर्म में भी है और नाइट्रेट के फॉर्म में भी है, दोनों के रूप में उपलब्ध अगर उर्वरक में हुआ तो उसे क्या कहेंगे? अमोनिकल एवं नाइट्रेट उर्वरक। जैसे एग्जांपल है अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक, दैट इज फास्फोरस युक्त उर्वरक। फास्फोरस युक्त उर्वरक क्या होगा? ऐसे उर्वरक जिनसे फास्फोरस की मात्रा पौधों को मिलती हो। ठीक है, ये बेसिकली जलीय विलयन में कैसे घोल कर दिए जाते हैं। जैसे बात करें, इसमें लिखा हुआ है इन उर्वरकों से पौधों को फास्फोरस प्राप्त होता है और उनकी घुलनशीलता के आधार पर इनको बांटा गया है। घुलनशीलता के आधार पर कितने टाइप बताए हैं इसके? 3 टाइप। जैसे पहला है जल में विलय उर्वरक, मतलब फास्फोरस से ऐसे यौगिक बनाए गए जिन्हें अगर हम जल में डालें तो वो जल में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, तो जल में विलय फास्फोरस उर्वरक होगा। ठीक, दूसरा सिट्रेट में विलय, मतलब जो साइट्रिक एसिड होता है उसमें डालने पर ये घुल जाते हैं, इसलिए उनको सिट्रेट विलय कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे फास्फोरस उर्वरक जिन्हें जो जल में तो नहीं घुलते लेकिन आपके सिट्रिक अम्ल में घुल जाते हैं। तो देखो, जल में विलय उर्वरक है सिंगल सुपर फास्फेट एंड डायमोनियम फास्फोरस, और सिट्रेट में है कैल्शियम फास्फेट एंड बेसिक स्लेट। अब तीसरा जो बचा, पानी और सिट्रेट दोनों में अविलय, मतलब ना तो ये पानी में मिलते हैं ना ही सिट्रेट में विलय होंगे, ना ही साइट्रिक अम्ल में घुलेंगे। तो फिर ये कैसे होते हैं? ये बेसिकली जैसे हड्डी का चूरा जो होता है, ये जो इसको हम यूज करते हैं, ऐसे फास्फोरस के लिए फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम भूमि में उर्वरक के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगला है पोटाश युक्त उर्वरक, मतलब ऐसे उर्वरक जिनसे पौधों को कौन सा तत्व मिलेगा? पोटाश मिलेगा, उन्हें पोटाश युक्त उर्वरक कहेंगे। इनके बारे में लिखा हुआ है कि पोटाश युक्त उर्वरक क्या होते हैं? जैसे क्लोराइड के रूप में और क्लोराइड के दूसरे रूपों में। क्लोराइड के रूप में जो मिलेंगे वो कैसे होंगे? म्यूरेट ऑफ पोटाश या पोटेशियम क्लोराइड। और जो दूसरे पोटेशियम प्रदान करने वाले हैं, पोटेशियम सल्फेट एंड पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, ये तो था आपका वर्गीकरण। प्रथम वर्गीकरण किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है आपका इसके उपयोग होने वाले सारे पोषक तत्वों से। अब बात करते हैं द्वितीय वर्गीकरण। द्वितीय वर्गीकरण किससे जुड़ा हुआ है? मिट्टी की प्रकृति के हिसाब से। आपकी मिट्टी में जब आप इन उर्वरकों का उपयोग करते हैं तो इन उर्वरकों का क्या असर होता है? ठीक है, तो जब उर्वरक डालने पर जो मिट्टी है उसकी प्रकृति अगर क्षारीय हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्षारीय उर्वरक। ठीक है, ऐसे उर्वरक जिनके लगातार प्रयोग से लवण, आपकी मिट्टी में लवण की मात्रा बढ़ जाए या वो क्षारीय हो जाए, उसे क्षारीय उर्वरक कहेंगे। ठीक है, और यदि उर्वरक के लगातार उपयोग से आपकी मिट्टी में अम्लीयता बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अम्लीय उर्वरक। अब लगातार उपयोग से क्षारीय हो जाना, अम्लीय हो जाना क्या होता है? तो देखिए, जैसी मिट्टी हम उपयोग करते हैं हमारी फसल के लिए, हमें पहले उसकी जांच करनी होती है कि उसमें किस तरह की अम्लीय मिट्टी है या क्षारीय मिट्टी है। अगर अम्लीय मिट्टी है और हमारे पौधे को क्षारीय अवस्था चाहिए होती है हमारी फसल को, तो हमें अम्लीय को किस में बदलना होगा? क्षारीय में। तो उसे बदलने के लिए हम ऐसे उर्वरक डालते हैं जिससे कि मिट्टी अम्लीय की बजाय क्या हो जाए? क्षारीय हो जाए या उसकी अम्लीयता कम हो जाए। ठीक है,
इसकी बजाय क्षारीय हो तो उसे अम्लीय बनाने के लिए भी उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे उर्वरक जिससे मिट्टी क्षारीय हो जाती है उन्हें क्षारीय उर्वरक कहेंगे। ऐसे उर्वरक जिन्हें डालने पर मिट्टी हमारी अम्लीय हो जाती है उसे अम्लीय उर्वरक कहेंगे। और यदि हमें मिट्टी के मान को पीएच मान, कौन सा मान, पीएच, मिट्टी के पीएच मान को अगर स्थिर रखना हो, मतलब ना तो उसे अम्लीयता प्रदान करनी है ना ही क्षारीयता, तो हम उदासीन उर्वरक का उपयोग करते हैं। ठीक, द्वितीय वर्गीकरण आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इस तरीके से दो वर्गीकरण। अब तीसरा वर्गीकरण कौन सा है? यस, तीसरा वर्गीकरण मैंने यहाँ लिख रखा है जिसमें उनके पदार्थ की मात्रा, क्या पदार्थ मिलाए जा रहे हैं उसके हिसाब से उसका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक, जैसे सबसे पहला है मिश्रित उर्वरक। अभी तक इसका नाम सबसे ज्यादा सुना होगा आपने क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा होता है, मिश्रित उर्वरक। फिर अगला है पूर्ण उर्वरक और तीसरा है तरल उर्वरक। ठीक, बात करते हैं मिश्रित उर्वरक की। मिश्रित उर्वरक क्या होगा? एक ऐसा उर्वरक जिसमें किसी दूसरे उर्वरक को मिलाकर नया मिश्रण तैयार कर दिया जाए। याद रखिएगा कि इनकी कुछ रासायनिक और यांत्रिक विधियां होती है, इन्हें घर पर नहीं मिलाया जा सकता, वरना ये एक विस्फोटक भी बन सकता है। ठीक है, जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो खाद को एक निश्चित मात्रा में यंत्रों के द्वारा उद्योगों में मिलाया जाता है। उनकी एक निश्चित मात्रा मिलाकर उनका एक रेशो तैयार किया जाता है कि कितने रेशो में नाइट्रोजन होना चाहिए, कितने रेशो में पोटाश होना चाहिए, कितने रेशो में आपका फास्फोरस होना चाहिए। उन सबको मिलाकर एक निश्चित मात्रा तैयार की जाती है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित उर्वरक। इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। डेफिनेशन है, जब दो या दो से अधिक उर्वरकों को रासायनिक विधि या यांत्रिक विधि से मिलाया जाता है तो उसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल दिया है डाई अमोनियम फास्फेट। दूसरा है पूर्ण उर्वरक। पूर्ण उर्वरक क्या होंगे? ऐसे उर्वरक जिनमें पौधे के लिए जो भी आवश्यक मुख्य पोषक तत्व हैं, कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। तो जिन उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे तत्वों को निश्चित मात्रा में मिलाकर दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण उर्वरक। मिश्रित उर्वरक और पूर्ण उर्वरक में क्या अंतर होगा? मिश्रित उर्वरक में हम दो या दो से अधिक, दो भी मिला सकते हैं, दो से ज्यादा भी मिला सकते हैं, जितने भी उर्वरक है उन्हें मिलाया जाता है रासायनिक विधि या यांत्रिक विधि से। जबकि पूर्ण उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों को, जो आवश्यक या मुख्य पोषक तत्व है उन तीनों को मिला दिया जाता है, इसलिए उन्हें हम पूर्ण उर्वरक कहते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल भी क्या है? NPK, इसका उदाहरण यही है। ठीक है, और लास्ट है तरल उर्वरक। तरल उर्वरक क्या होंगे? ऐसे उर्वरक जिन्हें तरल रूप में, तरल रूप से मतलब लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो जब इन्हें बनाया जाता है तो इन्हें बनाते वक्त ही लिक्विड तैयार कर दिया जाता है, तो उसके लिए लिक्विड उर्वरक, तरल उर्वरक जो बनाए जाते हैं उन्हें तरल उर्वरक कहा जाता है। मतलब ऐसे उर्वरक जिनमें तरलता पाई जाती है उन्हें हम तरल उर्वरक कहेंगे। आपकी बुक में लिखा हुआ है जो उर्वरक तरल के रूप में बनाए जाते हैं उन्हें तरल उर्वरक कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण कौन सा है? तरल अमोनिया। याद रखिएगा, तरलता के रूप में कौन सा खाद मिलता है? बेसिकली अमोनिया। अमोनिया जो है, मतलब ये कौन से पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा मात्रा समझाएगा? अमोनिया मतलब नाइट्रोजन। याद रखिएगा, इसका सूत्र जो होता है NH3 अमोनिया होता है, इससे अमोनिया बनता है। तो NH3 में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो जो तरल उर्वरक मिल रहा है वो कौन सा है? नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा वर्गीकरण। टोटल कितने वर्गीकरण हुए? 3 वर्गीकरण। अब इसमें से आपके जो वर्गीकरण तत्वों के आधार पर है उन्हें आपकी बुक में आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, उसमें फिर नाइट्रेट उर्वरक, अमोनिकल उर्वरक, अमोनियम सल्फेट, जो मैंने अभी आपको एक एक पॉइंट आपको समझाए थे उन्हीं को डिटेल्स में आपके बुक में समझाया हुआ है, ठीक है, जिन्हें मैं आपको अगले लेक्चर में क्लियर करूँगा। थैंक यू क्लास।